नमस्कार साथियों। फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम एंटरप्रेन्योर सीरीज को कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आपने इसमें जो यूनिट 4 में देखा कि किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें। फिर आपको क्या क्या समस्या आ सकती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, वो देखा। सक्सेस क्या होता है हमने वो देखा। इम्पीडिमेंट्स, सक्सेस में कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं वो देखा। फेलियर अब हम आगे देखेंगे, और सक्सेस के क्या क्या कारण होते हैं वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ये जितने भी आप इस पर्टिकुलर यूनिट 4 के अंदर में लेक्चर्स देख रहे हैं, वो सारे अपन टॉपिक्स वाइज जो सिलेबस है, सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं उनको कवर की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ हम उसमें और क्या पूछा जा सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, हमारे सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में, और आसपास की चीज़ें जितनी भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको सर्च करके आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाएं और आपको अवेलेबल कराएं। चलिए, तो हम चालू करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। सक्सेस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगेन हम इसको देखिए अलग अलग लेवल पे बांट सकते हैं। इसको जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो है आपका इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो स्वयं से आते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके फेलियर के लिए या फिर सक्सेस के लिए। चलिए, तो आते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस के लिए। चलिए, सबसे पहले क्या है सक्सेस, क्या है एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर। सक्सेस एक कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत सारे जब फैक्टर्स मिलते हैं तब जाके किसी को सक्सेस मिलती है। जैसे कि आपकी ही बात करें, जो बच्चे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंस के बेस पे एमपीपीएससी निकाल लेंगे। आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, परसिवियरेंस देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग करना पड़ेगी, अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल ग्रूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं क्या होता है एक पोस्ट हाथ में लगती है, इफ ऑल थिंग्स आर गोइंग टू राइट, है ना। तो जब ये सारी चीजें हो रही हों तो एक ही कोई फैक्टर हो कि नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही क्या बोल दिया जाए कि नहीं उसको सक्सेस मिल जाएगी, दिस इज नॉट गोना हैपन। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ समझना है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो आपका पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्या है, आप कहाँ रह के पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपनी एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जब आप पीएससी के लेवल बात करते हो। जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर में भी सेम अलग अलग लेवल्स रहते हैं। इंटरनल्स उसके खुद से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, एक्सटर्नल गवर्नमेंट का सपोर्ट किस तरीके का है, कॉम्पिटिटर का एनवायरनमेंट किस तरीके से है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं डिसाइड करती हैं सक्सेस को मिलने में कितनी लिमिट की मिल रही है या एक्सट्रीम लेवल पे आपको सक्सेस जाके मिल रही है। चलिए, तो success is the complex interplay of various factors, both internal and external. While there is no single formula for success, certain element consistently contribute to achieving it. सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उनको मिलके कॉम्बाइन किया जाए तब जाके आपको सक्सेस मिल जाती है। सफलता आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के विभिन्न कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया है। हालांकि सफलता का कोई एक सूत्र नहीं है, कुछ तत्व इसे प्राप्त करने में लगातार योगदान देते हैं। वो तत्व हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एमपीपीएससी में 400 बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है तो 400 बच्चों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो हर एक पर्सन ने एक ही स्ट्रेटजी अपनाई हो ये भी संभव नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों की एक जैसी स्ट्रेटजी हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लगभग ज्यादातर लोगों की स्ट्रेटजी क्या होगी, अलग अलग होगी। कोई रात को पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, कोई सुबह को पढ़ते हैं, कोई आंसर राइटिंग बहुत करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते हैं। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। किसी ने अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पे खेल के बहुत ज़्यादा स्कोर किए, किसी का जो वीक जोन था उन्होंने उस वीक जोन को स्ट्रॉन्ग किया या एवरेज किया, इस तरीके से उन्होंने नंबर लेके आए। तो हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी, यू नेवर नो कि कौन सी स्ट्रैटेजी किसके लिए काम कर जाए। तो जिसमें आप बहुत स्ट्रांग है उस पर रिलाई कीजिए और उन स्ट्रैटेजी को क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। सफलता देर सवेर आपको मिल ही जाएगी। चलिए, अब सक्सेस फैक्टर क्या क्या होते हैं ये एक ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से भी हमने जानने की कोशिश करी है। सबसे पहले एक पार्टनरशिप। आप अगर कंपनी को ग्रो करना है तो आपको क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप की एक भावना होना चाहिए। पार्टनरशिप आप दूसरों से करते जा रहे हैं जिससे आप क्या करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसमें एक लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए जो अपनी टीम को लीड कर सके, दूसरे लोगों से अच्छे से काम निकलवा सके, अपना काम करवा सके, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। टीम वर्क के बिना काम नहीं हो सकता। आप सोचे कि आप ही सारी की सारी चीज़ें कर लेंगे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अश्वत्थामा हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं।
डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको जाना था, आपने क्या एजेंडा सेट किया, क्या गोल सेट किया, उस गोल के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गए हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी, उन गोल्स को अपनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, डेली आप किस बेसिस पे उन गोल्स को अचीव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन, सॉल्यूशंस, अगर कोई एरर आ रहे हैं तो उनके सॉल्यूशंस निकालिए, कहाँ दिक्कत आ रही है तो उनके सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। कम्युनिकेट करना, अपनी टीम से कम्युनिकेट करना, अपने इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करना, अपने स्टेक होल्डर से, वेरियस स्टेक होल्डर से सारी चीज़ें कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेट करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। तो जब इन चीज़ों को मिलाया जाता है कंबाइंडली, तब क्या होता है, आपको सक्सेस अचीव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, अब देखिए जो हमें सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस मिलने के इंटरनल ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, अगर हमने इन पे काम कर लिया तो क्या होगा, सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा। माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट होगा तो दिक्कतें होगी। आपने सोचा, आपने एक बिजनेस चालू किया, एमपीपीएससी, नहीं मैं एमपीपीएससी नहीं कर पाऊंगा, बहुत कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, आपने अपना नेगेटिव माइंडसेट कर लिया। नेगेटिव माइंडसेट होने के कारण से क्या होगा, आपकी जो आपको जो सक्सेस मिलनी थी वो डिजायर सक्सेस आप नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएं। माइंडसेट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट में मुझे तो बनना ही बनना है, किसी भी कीमत पे बनना है ना। 12th फेल मूवी आई, 12th फेल मूवी से बहुत सारे बच्चों ने इंस्पिरेशन ली, पर इंस्पिरेशन लो उनके डिसिप्लिन से, उनके माइंडसेट से कि क्या करना है, मुझे अधिकारी बनना। वो माइंडसेट था, इसलिए माइंडसेट होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जहाँ भी वर्क करना पड़ा, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे चक्की आटा हो, कहीं भी काम करना पड़ा, पर उन्होंने काम करते करते अपने क्या किया, पढ़ाई भी करी। तो ये एक माइंडसेट जरूरी है कि मैं किस लक्ष्य के साथ चल रहा हूँ, और उस लक्ष्य के साथ भटकना नहीं है, आपको वो लक्ष्य को पूरा पाना है, अचीव करना है, तब जाके क्या होता है, वो सारी चीजें आपको अच्छी मिलती हैं। चलिए, तो मानसिकता आपको देखना पड़ेगी, क्या मानसिकता से आप चल रहे हैं। दूसरा, पैशन एंड ड्राइव, ये अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट माइंडसेट आएगा, फिर आपका पैशन एंड ड्राइव, क्या ड्राइव करता है आपको, क्या चीज है जो आपको जील जो होगी एक आपकी, जो हमेशा आपको काम करते निरंतर 12 घंटे 14 घंटे आपको पढ़ने के लिए काम करेगी। कोई बिजनेस कर रहे हो, बार बार फेलियर मिल रही है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, सेल नहीं आ रही है आपकी, स्टिल आप क्या कर रहे हो, जुझारूपना दिखा रहे हो, आप में वो कॉन्फिडेंस है, माइंडसेट है, आज नहीं कल मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैं इस कंपनी को बड़ा ग्रो करूंगा। इस माइंडसेट से जब आप काम करते हो, जुनून के साथ काम करते हो, और लोग जब आपको कहने लगे वो तो पागल हो गया अपने बिजनेस के लिए, वो तो पागल हो गया पढ़ाइयाँ पढ़ पढ़ के, तो मतलब समझ लेना सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, सक्सेस आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जुनून, है ना, जुनून जो होना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। नेक्स्ट है गोल सेटिंग, बिना गोल लिए, अच्छा सोच लिया, अच्छा माइंडसेट भी है, पर गोल नहीं है, निश्चित गोल नहीं है, हमें क्या करना है, इस साल के लिए क्या करना है। अब अगला प्लेम्स 2025 का जब भी आया, फरवरी में आया, जनवरी में आया, उससे पहले मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे मेरी आंसर राइटिंग कंप्लीट करके रखनी है, मुझे मेरे फोर्थ पेपर, हिंदी का पेपर जो है, ऐसे का पेपर है, और इन सबको अच्छे से स्ट्रांगली करना है, क्योंकि यही आपको क्या करते हैं, आगे जाके आपको क्या करेंगे, रैंक डिसाइड करते हैं ये पेपर्स में, अगर आपके अच्छे स्कोरिंग आती है तो जब आप इन सब चीज़ों को करोगे तो क्या देखोगे आप, कि वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि डिजायर सक्सेस आपको मिल रही है। तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है, कि भाई मेरा प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के 3 महीने तक मुझे मेंस पढ़ना है, मेंस में मुझे नोट्स मेकिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे के लिए कंटेंट लेके आना है ना, डेटा निकाल के रखना है, कुछ कोड्स निकाल के रखना है, करंट अफेयर अपना प्रॉपर रेडी करके रखना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, जो नई चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों पे हम मुझे क्या होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए जिसपे मैं डिस्कशन और लिख सकूं। तब ये हैबिट आप डेवलप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि फिल्म्स के पहले आपका मेंस अच्छा खासा रेडी है, और वो मेंस आपको फिल्म्स में भी फिर क्या करता है, बेनिफिट वहां पर आपको दे रहा है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट, टाइम बाउंड तरीके से अभी बताया, जैसे कि फरवरी में एक्सपेक्टेड अगर आपका है फिल्म्स, या मार्च में, वट एवर, अभी कैलेंडर तो नहीं आया है, लेकिन अपन एक्सपेक्टेड करके चल रहे हैं कि फरवरी में आएगा। तो जब फरवरी में आपकी डेट्स आने वाली हो तो आप क्या करेंगे, जब डेट आएगी तभी पढ़ना चालू करेंगे क्या, क्या वो आइडल कंडीशन है, आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन और तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे टाइम फिक्स करके कि भाई अभी दिसंबर तक, नवंबर तक मैं क्या करूंगा, मेंस पढ़ूंगा, मेंस के नोट्स बनाऊंगा, जो भी नए सिलेबस में आए हैं उनको फास्ट आइस अकेडमी से पूरे लेक्चर्स को देख के क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे नोट्स बना लेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेम एंटरप्रेन्योरशिप की
लेवल पे बात करोगे तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इसी तरीके से उनको भी टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यकता है। हर काम को टाइमली करना, अगर डिले करते चले गए तो सक्सेस को आप डिले कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ना। ये बार बार हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमने सक्सेस के फैक्टर्स में भी देखे, पर्सनालिटी में भी देखे, ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं, तो इसको समझाने की अब ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है ये हम अच्छे से जानते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, किसी भी फील्ड में जब आप होते हो तो आपकी लर्निंग कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कल को आपको एक बिजनेसमैन बन गए तो आप भाई 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, 1000 करोड़ का बिजनेस हो गया, तो अब आप लर्न नहीं करोगे। आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर लर्न कर रहा है, आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहा है, तो आपको उनके बारे में सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहीं अगर उस नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर रही है प्रोडक्ट की, तो क्यों ना हम उसको लर्न करें, क्यों ना हम उनको सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दें। सेम जब आप एमपीपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यूस लर्निंग आपकी होती है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी स्टडीज के में इनकल्ट कीजिए। किस तरीके से बार्ड का, जैमनी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं, डेटा वहां से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। वेरियस टेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एआई में। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन में किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स बना के आपका टाइम बच जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने में आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें कंटिन्यूस लर्निंग हमारी क्या होना चाहिए, होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए इसके बाद में क्या होता है, आगे देखते हैं। इंटरनल में एमपीपीएससी में फास्ट ने नया एक बैच चालू किया है, आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए हुए दूसरे नंबर पर। साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस, लेटेस्ट जितना भी हैपनिंग चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, 7 दिन की डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस बॉम्बे हॉस्पिटल के बाजू में है, विजयनगर में हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ आके आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने इंटरनल ऑब्स्टेकल देखे, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स की बात करेंगे, बाहरी बाधाएं जो होती हैं वो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटीज, आपका अंदर से आप बहुत अच्छे हो, सारी चीज़ें हैं, माइंडसेट स्ट्रांग है, गोल भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आपकी जो सक्सेस है, सक्सेस में क्या आ जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा या बाधा आ जाएगी, आप कर ही नहीं पाओगे। तो रिसोर्सेज को एक्सेस मिलना ज़रूरी है। नेटवर्क जो है कि कहाँ आपको बेचना है, गवर्नमेंट का नेटवर्क है ना, लोगों का नेटवर्क हुआ, एक अपना कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करना, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश करना। अगर वहाँ इस लेवल पर भी क्या हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं आना चालू हो जाती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, सब कुछ है, अच्छी स्किल्ड टीम है, सब कुछ चीज़ें हैं, सरकार ने बैन लगा रखा है कि आपको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर आने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, नेटवर्क की फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। जैसे कि एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, टेस्ला का। टेस्ला का कब से शोर चल रहा है, टेस्ला इंडिया आ रही है, इंडिया आ रही है, पर टेस्ला फाइनली इंडिया नहीं आ रही है ना। उन्होंने जो टेस्ला के मैनेजमेंट की टीम्स है, अब उन्होंने पीएमओ ऑफिस से क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन भी एंड कर दिया है, वो कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं। पीएमओ ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व था, वो सारी चीज़ें देख रहे थे, इसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, क्योंकि बाद में रिपोर्ट्स आई कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। टेस्ला अभी भी इंडिया को उस तरीके का मार्केट नहीं देखता जहां पर क्या हो सके, बहुत सारी कार्स बिक सकें, इतनी महंगी कार्स बिक सकें। तो इस कारण से क्या है, टेस्ला ने अभी इंडिया में एज ऑफ नाउ आने के लिए मना कर दिया है ना। लास्ट ईयर गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ, उसमें पहले सुनने में आया कि टेस्ला के जो ओनर हैं एलन मस्क आ रहे हैं, फिर बाद में सुनने आया कि बाद में आएंगे, और फिर बाद में सुनने आया कि अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई। एक तरीके से अच्छा भी है, इंडियंस जो कंपनियां हैं है ना, टाटा की कार्स ईवी में बहुत अच्छी आ रही हैं, महिंद्रा की आना चालू हो गई हैं, मारुति ने अपनी हाइब्रिड कार्स उतारना चालू कर दिए, मोर और लेस आप देखेंगे आगे ओला की भी बाइक्स और कार्स आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंडियंस कंपनी ग्रो कर रही हैं। अगर टेस्ला आती तो कंपटीशन और अच्छा होता, और अच्छे से इंक्रीज होता, बट मोर और लेस इंडियंस कंपनीज आर डूइंग ग्रेट वर्क। सरकार को चाहिए कि सरकार उनको क्या करे, सपोर्ट करे और अच्छी फैमिलियर पॉलिसीज बनाए, जिसके कारण से उनका बिजनेस ग्रो कर सके।
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले की न्यूज़ है, ये 16-17 अगस्त की न्यूज़ है, सरकार एक ड्राफ्ट पॉलिसी पे काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार ड्राफ्ट पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसके तहत कार लेने पे 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, और साथ ही साथ आपको बाइक्स और जो आपके ऑटोज वगैरह हैं उन पे भी आपको 25 से 30,000 रुपये तक का आपको सब्सिडी मिलने वाली है। तो ये ड्राफ्ट है, कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए पहुंच चुका है। जैसे ही कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी तो जो अभी तक पेंडिंग पॉलिसी चल रही थी, जो शिकायत थी, जो लोगों की डिमांड थी कि मध्य प्रदेश सरकार को भी दूसरी सरकारों के जैसे ईवी पॉलिसीज में सब्सिडीज देना चाहिए, वो आप होगा देखते आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो सरकारें कर रही हैं। ठीक है, तो एक आपको करंट अफेयर से मैंने जोड़ दिया, ये आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज कैसे होना चाहिए। सरकार इनको ग्रैब, कभी कभार एंटरप्रेन्योर ग्रैब नहीं कर पाते, कभी कभार उनको मौका नहीं मिलता उनको करने के लिए। सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम के लिए सबसे अच्छी चीज़ आप जब देखेंगे, हम इसमें एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल क्या आएगा, भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलाई। तो आप क्या कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट बना के दे रहे हैं। एक इन्वायरमेंट जब आप बनाते हैं तो क्या होता है, उससे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होता है। जब एक इकोसिस्टम खड़ा होता है, स्टार्टअप इंडिया हमने एक प्रोग्राम चलाया, इसके तहत हमने देखा लाखों स्टार्टअप्स कंपनीज क्या हो रही हैं, इंडिया के अंदर रजिस्टर हो रही हैं, कुछ यूनिकॉर्न बन गई हैं, कुछ हैकाथॉन बन गई हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। सपोर्ट सिस्टम देना जरूरी है। सरकार हर काम नहीं कर सकती, सरकार को देखना है किस सेक्टर में समस्याएं आ रही हैं, उस सेक्टर में हम कैसे एक सपोर्ट देने की भूमिका में हम वहाँ काम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एनकरेजमेंट होना चाहिए सरकार को। एनकरेजमेंट किस फॉर्म में आएगा, एनकरेजमेंट आता है सरकार उनको क्या दे, टैक्स में रिलीफ दे, सब्सिडाइज रेट पे लैंड देना, लोन सस्ता मिले। जब इस तरह की चीज़ें होना चालू हो जाती हैं तो क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है, और उसके कारण से क्या होता है, चीज़ें बदलना चालू हो जाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप देखें कि सरकार ने पिछले 5-6 साल में आप देखोगे स्पोर्ट्स के अंदर में बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। उसके कारण से क्या हो रहा है, एक एडवांटेज क्रिएट हो रहा है कि जो एथलीट्स हैं अब वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों का रुझाव है अब दूसरे स्पोर्ट्स में, ना कि क्रिकेट के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम से क्या होता है, छोटे छोटे इवॉल्वमेंट होना चालू होते हैं, और जैसे ये छोटे छोटे इवॉल्वमेंट होता है धीरे धीरे आप देखोगे कि सक्सेसफुल होना काम चालू होता है। जब हम बिजनेस के लेवल में बात करें तो एमएसएमई, सूक्ष्म लघु उद्योग जो है, सूक्ष्म लघु उद्योग ही भारत के अंदर लगभग 60% रोजगार देता है। तो सरकार को चाहिए कि एमएसएमई को क्या दे, और अच्छे सपोर्ट सिस्टम दे, और अच्छी स्कीम्स लेके आए। जब वो ये सारी स्कीम्स लेके आएगी तो उनसे क्या होगा, एमएसएमई ग्रो करेगा, और जब एमएसएमई ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और इस तरीके से हम लोगों को क्या दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाएंगे, पॉवर्टी को कम कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब सरकार अच्छी सोच के साथ काम करती है, जैसे एक सरकार की बहुत अच्छी स्कीम चल रही है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम, इसके बारे में पढ़िएगा, इकोनॉमी में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसके तहत कुछ सेक्टर्स हैं उनमें प्रोडक्शन बेसिस पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना उनको हम सब्सिडीज देंगे, उतना ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे हम उनको और पैसा देंगे। तो इसके कारण से ये स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर में कितना मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम इम्पोर्टर की जगह एक्सपोर्टर होते जा रहे हैं, नेट एक्सपोर्टर भी थोड़े टाइम में हम हो जाएंगे, 1-2 साल की बात है। दूसरी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर स्क्रीन्स बनने लगी हैं, टीवी बनने लगी हैं, लैपटॉप्स भी बनने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग क्यों हो रही है, सरकार की एक स्कीम के कारण से जिसका नाम है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अगेन बात किसकी चल रही थी, सपोर्ट सिस्टम की। तो सरकार ने जब जब सपोर्ट किया किसी फील्ड में तो वहां पर बहुत बेहतर रिजल्ट्स, अच्छे नतीजे निकल के आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो सरकार का मेन काम है गवर्नेंस का करना, और सरकार को ये देखना पड़ेगा किस फील्ड में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारी स्कीम्स में क्या समस्याएं आ रही हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो दूसरी चीज़ क्या है, मेंटरशिप और गाइडेंस देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो,
चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कोचेज जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे बिजनेस कोचेज होते हैं, आपको नहीं समझ में आता किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, और आपको ये गाइडेंस जरूरत होती है। मार्गदर्शन, अनुभवी व्यक्तियों को से सीखना मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो मार्गदर्शन की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब मार्गदर्शन आप देते हैं तो लोगों को जो अटके हुए काम होते हैं, जिनके बिजनेस लॉस में जाने लगते हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, जब हमारी गाइडेंस देते हैं तो क्या होता है, बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो करता है। आपके लिए एक प्रैक्टिकल इसमें एग्जांपल जो मैं बताऊं वो मुझे याद आ रहा है, आप सब लोगों ने एक शार्क टैंक शो देखा होगा, राइट? शार्क टैंक जो शो है, शार्क टैंक अल्टीमेटली है किसके लिए, आप वहां से क्या करते हैं, शार्क टैंक से आप सोचते हैं कि आपको वहां से जो भी स्टार्टअप वहां पर जा रहा है उसको फंडिंग मिल जाए। फंडिंग के साथ साथ वो किस चीज के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी शार्क को ही अपनी टीम में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्पेशलिटी होती है। तो उनको क्या चाहिए रहता है, बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस चाहिए। जैसे उसमें एक अमन करके हैं, अमन गुप्ता, जो बोर्ड के मालिक हैं, है ना, उनको D2C का, डायरेक्ट टू कस्टमर्स का, D2C का बहुत अच्छा क्या है, अनुभव है। तो अगर कोई कंपनी D2C मार्केट में है तो D2C बिजनेस को किस तरीके से बड़ा करना है उसके लिए गाइडेंस चाहिए, और अमन गुप्ता इज द राइट पर्सन टू गिव दी गाइडेंस और वहां पर मेंटरशिप देने के लिए। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स आते हैं, आपने देखा होगा वहां पर वो सिर्फ अमन गुप्ता को लेना चाहते हैं, कोई और है तो किसी पर्टिकुलर को, उन्हीं को लेना चाह रहे हैं पैसे के साथ साथ। तो इससे क्या पता लग रहा है कि कंपनी तो चल रही है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन मास स्केल पे उसको लेके जाना है तो हमें सही अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ मेंटरशिप चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस चाहिए, और वो जिस पर्सन से मिल जाए तो क्या हो सकता है, आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी ग्रो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन, कंपनी के पास फाइनेंसिस अरेंज करने में समस्या आ रही है, फाइनेंसिस मैनेज नहीं हो रहे हैं, है ना, लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की समस्या आ रही है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल इसके कारण से भी आपके सक्सेस में रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आप वहाँ पर सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, किस तरीके का इंडस्ट्रियल ट्रेंड है कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अगले 5-10 साल में जो हमारे फ्यूल इंडस्ट्री वाली जितनी भी कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते जाएंगी, धीरे धीरे हमारे चलन में से बाहर आ जाएंगी। जो आगे का ट्रेंड है वो क्या है कि अब ईवी कार्स आएंगी, ग्रीन हाइड्रोजन कार्स आएंगी, और नई टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही हैं उनके बेसिस पे ऑटोमोबाइल आना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप देखेंगे आगे जाके जो डीजल पेट्रोल कार्स हैं वो हम उनको वाइप आउट कर देंगे, और उनकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन कार्स, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, ये सारी चीज़ें आना चालू है। तो कई बार इंडस्ट्री ट्रेंड भी क्या होता है, आपने अपना सर उस इंडस्ट्री में दे मारा जहां पर क्या हो रहा है, अभी स्टैग्नेशन है। आज मैं आपसे बात करूं कि चलो मल्टीमीडिया, एक फोन जो कीपैड फोन होता है उसकी आप इंडस्ट्री खोलते हैं, तो क्या वो फोन चलेंगे, आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। एआई के जमाने में आप मल्टीमीडिया फोन से बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। गए जमाने, आजकल जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है वो भी सीख के, अच्छी बात यह भारत के अंदर डिजिटल डिवाइड है, लेकिन डिजिटल डिवाइड अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो लोग ये सीख रहे हैं इंडिया के अंदर, और आप सोचो कि कीपैड के फोन दें तो वो बिजनेस नहीं बना। आपको क्या करना पड़ेगा, आज के हिसाब से व्यवहारिक जो बिजनेस है उसको क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस उसके अंदर में मिलेगी। टीम वर्क, अगर कोलैबोरेशन नहीं है, कॉपरेशन नहीं है, तो आपके रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। सहयोग और परिणाम, सहयोग से क्या हो सकता है, आपके टीम वर्क से, कोलैबोरेशन से क्या हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है। आप अकेले काम करते हैं, आपने मार्केटिंग टीम में बढ़िया लोगों को हायर किया, मार्केटिंग अच्छी हो गई। प्रोडक्शन टीम में एक प्रोडक्शन वाले को अच्छा हायर किया, प्रोडक्शन टीम अच्छी हो गई। तो सबके मिलने से जब कलेक्टिवली फोर्स लगती है, जब कलेक्टिव फोर्स लगेगी तो क्या होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। अब हमने इंटरनल फैक्टर्स देख लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लिए, अब देखते हैं एडिशनल फैक्टर। एडिशनल फैक्टर की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, रिस्क टेकिंग, आपकी रिस्क टेकिंग एपिटाइट कितनी है, कितनी आप रिस्क ले सकते हो। कैलकुलेटेड रिस्क कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स, है ना, जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आपको पता है आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस की रिस्क कितना लिया जा सकता है, उससे मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा।
आपने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके रिस्क ले ली तो डेंजर भी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा, या तो हायर द रिस्क तो हायर द रिवॉर्ड भी मिलेगा, या फिर क्या हो सकता है, आप लॉसेस में भी जा सकते हैं, है ना, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जो भी रिस्क लें वो कैसी होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। आपकी एपिटाइट, आपका कितना आप क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के अकॉर्डिंग आप जब काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपका बिजनेस 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जाने तक का है ही नहीं, और आप काम करने की सोच रहे हो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, एट दी टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने डिसीजन लिया है तो हो सकता है आपको वहां पर नुकसान हो। आगे जाके जब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, कैपेसिटी आपकी जब डेवलप हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप उस तरीके की भी क्या ले सको, रिस्क टेकिंग एपिटाइट ले सको। तो रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। जब आप एमपीपीएससी और यूपीएससी कर रहे हैं तो आपका एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। आप सोच रहे हैं नहीं मैं बनूंगा अधिकारी, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि आपको क्लियरली सर्टेन रहना पड़ेगा। 1% से कम ही लोग क्या होते हैं, अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं। ये रियलिटी चेंज नहीं होगी, इट्स अ फैक्ट एंड यू कांट चेंज द फैक्ट। और फैक्ट क्या है कि इस बार 2010 में, अब 2024 में आप देख रहे हैं कितनी पोस्ट है, 119 120 पोस्ट है। तो देने वाले कितने थे, 2 लाख के आसपास लोग थे एग्जाम देने वाले। अब उसमें से मेंस के लिए निकले हैं, फिर इंटरव्यू आएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, तो कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या होना चाहिए, रिस्क टेकिंग है, आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे और निकलेगा भी। पर हमें हमेशा बैकअप होना चाहिए। बैकअप नहीं है आपका कि कल को अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला, कल को मैंने 2 3 4 मेंस दे लिए, उसके बाद अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं किस तरीके पे क्या करूंगा, ये बैकअप आपका हमेशा रहना चाहिए। सेम जब रिस्क टेकिंग आपकी कैपेसिटी है तो पता होना चाहिए कि इतना मुझे लॉस हो सकता है, इतने लॉस के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा। अगर कल को हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है प्रॉफिट होता है तो दैट इज वेल एंड गुड, पर अगर हो गया तो व्हाट इफ। और व्हाट इफ जहां आ रहा है तो आपको मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर इतना लॉस हुआ तो मैं कहाँ से इन चीज़ों को मैनेज करूंगा लॉस लगने के बाद। ठीक है, चलिए, आपने एक टर्म सुना होगा, स्टॉप लॉस, है ना, शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है कि भैया जिसकी जैसी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपने एक शेयर खरीदा, अज्यूम कर लीजिए एक एक्स शेयर खरीदा 100 रुपए में, आपको लग रहा है ये शेयर आज 100 रुपए का शेयर क्या हो जाएगा, 105 का हो जाएगा, तो मुझे 5 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर। पर आपको ये भी लग रहा है अगर मार्केट में कुछ भी वॉलेटिलिटी हुई और अगर ये शेयर गिरना चालू हुआ तो कितने आप लॉस झेल सकते हो, तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 93 पे से, बोल दो कि भैया गिरे भी तो कितना गिरेगा, 7 रुपए पर शेयर आपको नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा इन केस अगर मार्केट में कुछ उलट पुलट हो रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है। तो ये स्टॉप लॉस होता है। तो ट्रेडर क्या होते हैं, इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं शेयर मार्केट के अंदर में, और इस क्या करते हैं, अपने रिस्क को फिक्स कर लेते हैं, रिस्क को क्या कर लेते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को अपनी का लिमिटेड कर लिया है, इससे ज्यादा लॉस लगेगा नहीं। लेकिन गिरा, अब मान लीजिए, अज्यूम कीजिए ये 100 रुपए वाला शेयर, मार्केट खराब हो गया, एकदम क्रैश हो गया और गिरना चालू किया, ये आ गया आपका 89 पे या 85 पे आ गया, तो कितना लॉस हो गया, 15। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया और 93 में ऑटोमेटिकली आपके शेयर क्या हो गए, बाहर सेल हो गए, तो आपका लॉस लिमिटेड रहा, आपकी कैपेसिटी जितनी थी उतना हुआ। मार्केट अच्छा गया तो आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट बनेगा। यही तो शेयर मार्केट का क्या है, खेल है। तो रिस्क टेकिंग होना चाहिए। आजकल के जो नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए नए जो लोग हैं शेयर मार्केट का चस्का लगा रहे हैं, जुए की तरह उसको खेलते हैं, वो समझते नहीं इन चीज़ों को, स्टॉप लॉस को नहीं समझते और धड़ल्ले से लॉस मेकिंग एंटिटीज बनते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिस्क टेकिंग फैक्टर्स हम देख चुके हैं। आगे है क्रिएटिव एंड इनोवेशन। आपको क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो क्रिएटिविटी आपके बिजनेस में होना चाहिए। इनोवेशन कीजिए, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आइए, कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, एआई से कम स्टाफ को
लोगों को रख सकते हैं, तो जिनमें एआई है वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। आपको इनोवेशन बनना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वहाँ क्या अपना इनोवेशन कर सकते हैं, कंटिन्यू टू कीप ऑन चेंजिंग। और जब आप कीप ऑन चेंजिंग होते हैं तो क्या देखते हैं, आपका सेल ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ही जैसे मोनोटोनस अगर आप चीज़ें बेचते रहोगे, वो करते रहोगे, तो क्या होगा, एक टाइम पे ग्रोथ स्टैग्नेट होगी, उसके बाद से वो प्रॉफिट्स कम होंगे, फिर अल्टीमेटली लॉस आना चालू हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर है परसीवरेंस। परसीवरेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करना है, थके हुए हो, काम करने का मन नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्टिल आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये जब तक आपके अंदर नहीं होगी, है ना, जितने भी सेटबैक्स आपको लग रहे हैं, लॉस हो गया, उठो, उठ के वापस से काम करना चालू करो, फिर से अपनी कंपनी को रीबिल्ड करो, फिर से अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल करो, फिर से अपनी कंपनी को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करो। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो परसिवरेंस होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो कल हम इसको बंद कर देंगे। हैव पेशेंस, अगेन माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, गोल ओरिएंटेड रखिए और परसिवरेंस दिखाइए। जब ये सारी चीजें होती हैं तो सक्सेस आती ही आती है। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो भी सर्कमस्टांसेस चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अब बहुत तेजी लाइफस्टाइल हो गई है, तो नई लाइफस्टाइल में क्या हो गया, आजकल सब कुछ खटाखट ऑनलाइन फोन के अंदर हो जाता है। तो आपको भी ऐप पे आना पड़ेगा, आपको भी ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ेगा, आपको भी ऑनलाइन डिलीवरी देनी पड़ेगी। सोचिए, एक गुप्ता जी हैं जो आपकी कॉलोनी में बैठ के सामान बेचते हैं, वही गुप्ता जी टेक्नोराट हो गए, उन्होंने अपना सामान जितना भी खूबसूरत चीज़ें थी, जो भी वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना रहे हैं या जनरल स्टोर के सामान बेच रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन अपने बिजनेस को कर लिया। तो जितना सामान उनका दुकान से बेचता था, उससे ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो गया, गुप्ता जी का ऑनलाइन बिकना चालू हो गया। तो उनके घर बैठे बैठे बिजनेस का रीच बढ़ गया, और जब बिजनेस का रीच बढ़ जाता है तो ऑब्वियस बात है आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चालू हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर में होता है। तो अडाप्टेबिलिटी होना चाहिए। नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नहीं नहीं मैं तो अपनी दुकान में ही बैठ के बेचूंगा, नहीं बाहर जाके बेचूंगा, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो नुकसानदायक हो जाएगा, या आगे जाके और ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो वहाँ रह जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेस के लिए। हमने इंटरनल फैक्टर्स देख लिए, हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लिए, हमने एडिशनल फैक्टर्स भी देख लिए। तो ये हम सिलेबस की सीरीज बाय से हम सारी चीज़ें कवर करते जा रहे हैं। यूनिट 4 आगे जाके आपको फेलियर की भी यूनिट्स कल मिल जाएंगी, इसी तरीके से आती जाएंगी। आज बच्चे कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ नहीं मिली है, टेलीग्राम पे पीडीएफ इनकी सबकी अपलोड कर दी जाएंगी, तो आपको वहाँ से अच्छे से नोट्स आप पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। हमारे ऑडिशनल जितने भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे सब्सक्राइब्स करें, वहाँ पर आपको नई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू।